नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत पेशेंट्स की क्वारीज ये होती है कि जब भी वो स्टूल पास करते हैं या डेफिकेट करते हैं या सुबह को शौच करने जाते हैं तो उनकी एनल कैनाल का या गुदा मार्ग का एक बड़ा पोर्शन शरीर से बाहर की तरफ पलटी मार जाता है। और बहुत बार तो वो मैनुअली या हाथ से सोच कर्म के बाद अंदर करना पड़ता है और बहुत बार ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो उसको वो पाइल मास भी समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ साथ देखिए हमारा जो एनल कैनाल का रीजन होता है वो गुदा मर्म में आता है, मर्म होता है एक, और वाइटल ऑर्गन होता है, विसरल ऑर्गन होता है। तो उसमें तीन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वल्ली होती हैं, जिसमें पहली परवाहरणी और विसर्जनी और संवहरणी, तीन प्रकार की वल्लियां होती हैं। वल्ली कहते हैं स्ट्रक्चर को या कंस्ट्रिक्ट जो करती हैं चीजें, तो वो वल्ली ही कारण होती है कि हम कब स्टूल को पास करेंगे, कब हमारे मल त्याग करेंगे, और मल त्याग की इच्छा से लेके मल त्याग और मल त्याग के बाद मल त्याग को रोकने के लिए गुदा मर्म जो होता है, हमारा जो एनस पोर्शन होता है, वो दोबारा बंद हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आयुर्वेद में तीन वल्लियां कही गई है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो स्पिंक्टर उसको टर्म दिया जाता है, और दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल स्पिंक्टर और इंटरनल स्पिंक्टर। ये सर्कुलर मसल्स का एक जुड़ाव होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे मलत्याग की इच्छा पर रिलैक्स हो जाती है मसल्स, और एनल वर्ज खुल जाता है और मलत्याग हम करते हैं। जैसे ही मलत्याग हमारा हो जाता है वैसे ही सर्कुलर मसल्स दोबारा कंस्ट्रिक्ट करती है, स्पिंक्टर क्लोज हो जाते हैं और एनल वर्ज जो है हमारा, एनल की जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। तो इंटरनल जो स्पिंक्टर होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारी इच्छा उन पर डिपेंड नहीं करती, वो बॉडी का सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, उस पर कार्य करते हैं। यानी कि शरीर तय करेगा कि स्पिंक्टर को कब खुलना है और कब बंद होना है। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो गुदवल्ली का जो बाहरी पोर्शन है वो हमारी इच्छा में होता है, यानी कि हमको एनल वर्ज का कब ओपन करना है और कब वो करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, क्लोज करना है। तो जो वो पेशेंट ये कहता है कि मल त्याग करते हुए शरीर की आंत का या एनल पोर्शन का जो बाहर हिस्सा होता है, अब वो बीमारी क्या है, जिसे हम पाइल्स मान लेते हैं बहुत लोग, तो जो अज्ञानतावश, तो गुदवल्लियां जब कमजोर हो जाती हैं, एक्चुअली 45 प्लस जब हम जाते हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेडीज में बहुत आयत मिलता है क्योंकि उनको इस दौरान प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी झेलनी पड़ती है। तो मांसपेशियां जो सर्कुलर मांसपेशियां स्फिंक्टर की या गुदवल्ली जो है, उन पर जोर पड़ता है और उनमें दोबारा कंस्ट्रिक्ट करने की शक्ति धीरे धीरे कम होती है। 45 प्लस के बाद एनल वर्ज की ओपनिंग बढ़ जाती है, जबकि उसको कंस्ट्रिक्ट करने की या सिकोड़ने की, जो हमारी गुदा को सिकोड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में जब भी हम डेफिकेट करते हैं, जब भी हम मल त्याग के लिए बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर जोर लगाना पड़ जाता है तो वो स्पिंक्टर पूरे के पूरे ओपन हो जाते हैं, ओवर ओपन हो जाते हैं, और एनल कैनाल का जो अंदर का पोर्शन है वो बाहर की तरफ पलटी मार जाता है। यानी कि अंदर की जो वाल है, ये अंदर की जो दीवार है, वो ऊपर बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रोट्रूड करती है, और इसे हम रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। अब आगे है सब्जेक्ट पर। तो अगर आपकी गुदा मार्ग से आंत का बाहर पोर्शन निकल रहा है तो वो पाइल मास नहीं है, वो रेक्टल प्रोलैप्स है। इसकी स्टेजेस होते हैं। अगर रेक्टल प्रोलैप्स अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है मल त्याग के बाद, खत्म होने के बाद, तो वो ग्रेड 1 हो सकता है। और अगर वो मैनुअली भी बाहर से अंदर नहीं कर सकते, यानी कि आप हाथ से करना चाहें तो भी गुदा मार्ग से अंदर गुदा का जो पोर्शन बाहर निकला है वो अंदर नहीं जाते, तो वो लास्ट स्टेज होती है। रेक्टल प्रोलैप्स को गुदभ्रंश कहा गया है आयुर्वेद में, और इसमें गुदवल्लियां कमजोर होती हैं, अपान वायु की विकृति होती है। तो इसमें सिद्धांतता बहुत बार जब प्रोलैप्स होता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। बहुत केसेस में ब्लीडिंग भी कॉज करता है, पेन भी होता है। बार बार बाहर चीज जो निकलेगी तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण खुजली की कंडीशन, ब्लीडिंग की कंडीशन और दर्द की कंडीशन भी मिलती है। तो
ऐसे में रेक्टल प्रोलैप्स और गुद भ्रंश बहुत पेशेंट में जो 45 प्लस हैं या 50 प्लस हैं या बहुत ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो गुद वल्लियाँ रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने के कारण जो है ओपन हो जाती हैं, बहुत ओवर ओपन हो जाता है एनल वर्ज, और आंत का पोर्शन बाहर की तरफ पलटी खा जाता है। अपान वायु की दुष्टि होने के कारण कोशिश कीजिए कि जोड़ ना लगाएं, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आप एहतियात ये बरत सकते हैं कि आपको ना तो कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, आपको मलत्याग करते हुए जोर भी नहीं लगाना है, और दस्त भी नहीं होने चाहिए, डायरिया डिसेंट्री भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी ओवर सेंसिटिव एरिया है। और जितनी बार आप स्टूल पास करने जाएंगे तो रिलैक्सेशन ओवर है, चूंकि मसल्स का, सर्कुलर मसल्स का स्फिंक्टर लूज हो चुके हैं, सर्कुलर मसल्स लूज हो चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशन में बार बार इरिटेशन के तौर पर वो आप गुदा मार्ग बाहर निकलेगा और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपैथिक में इसकी सर्जरी अलाउ की जाती है, सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ओल्ड एज में अगर ये हो रहा है तो स्फिंक्टर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अपान वायु पर कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेडिसिनल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से लाभ मिलता है, और सर्जरी इज नॉट ए गुड ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन है। तो जितने सर्जन हैं तो वो तो सर्जरी को ही अलाउ करते हैं, लेकिन ऑप्शन के तौर पर। लेकिन बीइंग ए वैद मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सर्जरी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सर्जरी का ज़्यादा दिन भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन बाद फिर स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं। इसके साथ अपान वायु की दुष्टि है तो वात अनुलोमक, आपको अपान वायु का जो स्तर है वो घटाना है, तो वात अनुलोमक औषधियाँ जैसे हरित की बहुत अच्छा काम कर सकती है, हरड़ बहुत अच्छा काम कर सकती है। कैस्टर ऑयल में भर्जित कर लीजिए, यानी भून लीजिए, उसके बाद उसको पीस लीजिए। हरड़ का मुरब्बा भी सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी का सेवन करेंगे तो वात अनुलोमक होता है, तो अपान वायु की दुष्टि कम होगी धीरे धीरे। पेल्विक एक्सरसाइज आप बहुत यूट्यूब पे मिलेगी और योग वगैरह में भी, और बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो होती है, पेल्विक एक्सरसाइज और बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। जब भी बैठें तो गुदा मार्ग को संकुचित करते रहें, फिर छोड़ दें, फिर संकुचित करें, फिर छोड़ दें। लगभग दिन में 5-6 बार शेड्यूल करते रहें। कोशिश करें खाली पेट करने की, और 100-200 बार जो है, 100 से 200 बार एक बार में करें, तो निश्चित रूप से पेल्विक मसल्स जो है आपकी एनल वर्ज के सराउंडिंग जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके साथ आप चूँकि ये अपान वायु की दुष्टि है, अपान वायु की दुष्टि में मैंने बताया बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन आपको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज है, और हरितकी का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा है। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी चांगेरी, जिसे हम खट्टी बूटी भी कहते हैं, तो खट्टी बूटी का साग बनाइए, सब्जी बनाइए, उसका जूस पीजिए, उसका पाउडर मिक्स करके बना के रख लीजिए। तो चांगेरी का गुद भ्रंश में एक अच्छा रोल आयुर्वेद में कहा गया है। इसके साथ वात शामक औषधियाँ हैं, जो उनका वो चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है, होम रेमेडीज़ के अलावा, वो मैं चिकित्सक के भरोसे ही छोड़ता हूँ। तो आप चिकित्सक से ही संपर्क करें तो ज़्यादा बेटर है, किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से जो प्रशिक्षित हो, वैद्य से, और या फिर अपने फैमिली फिजिशियन से आप कर सकते हैं। गर्म पानी में हॉट चीज़ बात करें, क्योंकि रेगुलर बाहर निकलता है तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, ये लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे में गर्म पानी में हॉट चीज़ बात करेंगे तो आपको वात और अपान वायु वहाँ कम होगी, और धीरे धीरे जो इन्फेक्शन होगा वो माइग्रेट करेगा, वाटर फ्लो के शरीर से बाहर निकल जाएगा, और वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता रहती है। मात्रा बस्ती वात शामक औषधियों का एक अच्छा रिजल्ट है, अगर रेगुलर समय पर दी जाए और रेगुलर काल तक दी जाए और वैद्य प्रशिक्षित हो, तो निश्चित रूप से वात शामक औषधियों का एक काढ़ा बनाकर या तेल बनाकर, वो चिकित्सक का पॉइंट ऑफ व्यू है, मात्रा बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मात्रा बस्ती स्नेह की वो मात्रा है जो अल्प हो, बहुत हो, एनल रीजन तक ही रहे, तो उस रीजन तक जितनी भी अपान वायु है वो दूषित है, चूंकि बढ़ चुकी है, तो मात्रा बस्ती का एक अच्छा रोल है। और मांसपेशियों को भी कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए मात्रा बस्ती बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो गुद भ्रंश में घबराए नहीं, कोशिश कीजिए। ये होम रेमेडीज के तौर पर मैंने बताया आपको क्या कर सकते हैं। गर्म पानी में जरूर बैठिए, ताकि मसल वहाँ पे हाइजीन मेंटेन रहे, और मसल्स को ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स होने के लिए एक हाइजीन वातावरण की भी आवश्यकता होगी। मांसपेशियों पर कार्य करने वाली बहुत औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, उनका सेवन कर सकते हैं आप। वो होम रेमेडीज में नहीं आती, वो चिकित्सा में आती हैं, तो मैं यहाँ बताना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि और थोड़ा सा नर्वस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नर्वाइन पॉइंट ऑफ व्यू से नसों का भी रोल है। तो जैसे
कुचला का एक अच्छा प्रयोग हो सकता है, जिसे हम कुपिलू कहते हैं, लेकिन थोड़ी माइल्ड पॉइजनस होता है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में आयुर्वेद चिकित्सक की देख रेख में ही लें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो चूँकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो मसल्स को एक तरह से प्रमोट करता है कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो नसों पर कार्य करने वाली औषधियों को जो है आप निरंतर लें और पेल्विक एक्सरसाइज करें, एनल वर्ज की एक्सरसाइज करें, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, हरितकी का सेवन करें, चांगेरी का सेवन करें। ये कुछ होम रेमेडीज या अवेयरनेस के तौर पर मैंने बताई हैं चीज़ें। अपान वायु का विशेष ध्यान रखें, गैस ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दस्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से रेक्टल प्रोलैप्स से आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है रेक्टल प्रोलैप्स होते हुए भी जी सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इनका सेवन करते हैं जो मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको कषाय प्रधान जितनी औषधियाँ होती हैं उनका भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि कषाय रस जो है मांसपेशियों पर कार्य करता है और मसल्स कंस्ट्रिक्टर की तरह भी कार्य करता है, मांसपेशी को कंस्ट्रिक्ट करता है तो टाइट करता है। तो जैसे जैसे टाइट करेगा सर्कुलर मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और एनल वर्ज जो है आपका पूरा नहीं खुलेगा, और पूरा नहीं खुलेगा तो मांस जो अंदर का है एनल कैनाल का वो बाहर की तरफ भी नहीं आएगा सोच करते हुए। और ज़्यादा देर सोच कर में ना बैठे कतई भी, ये नहीं कि आपको पोटी नहीं आ रही है आप 15 से 20 मिनट बैठे हों। स्मोकिंग से बचें, मसल्स रिलैक्सेंट होती हैं, तो स्मोकिंग करेंगे जितना उतना मसल से रिलैक्स होती रहेंगी, तो उससे भी नुकसान है। अल्कोहल से बचें, और जो भी बादी चीज़ें हैं जैसे उड़द की दाल, बैंगन की सब्जी, अरबी की सब्जी, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बादी होती हैं और एक तरह से कॉन्स्टिपेशन करती हैं या आपको एनल वर्ज ओपन होने के लिए अपान वायु को बढ़ाएंगी। तो जो भी चीज़ें गैसियस हैं, हरी मटर है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका सेवन ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो हैं सभी चीज़ें अपान वायु दुष्टि का कारण बनती हैं और अपान वायु दुष्टि से फिर आपका प्रोलैप्स या गुद भ्रंश जिसे कहते हैं वो सही नहीं होगा। स्वस्थ रहिए। आज का चर्चा का विषय अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक, कमेंट, शेयर करके मेरे को अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वारी हो तो वैद्य साकेत कुमार आयुर्वेदाचार्य आपकी सेवा में तत्पर हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वारी को लिखिए। यथावत जो भी जरूरी होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दिया जाएगा, नहीं तो आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल करके क्वारी ले सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रीटमेंट की प्रेस्क्रिप्शन का ही एक सहारा लेना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो बाहर आ रही है वो पाइल्स है, प्रोलैप्स भी हो सकता है। ओल्ड एज में 50 प्लस या 45 प्लस से स्टार्ट हो जाता है। अपनी एक्सरसाइज को करते रहिए। जो माताएं बहनें बार बार डिलीवरी करती हैं तो उनको भी बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में वजन जो लोग उठाते हैं, जिम वाले जो होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बाद में परेशान करती है। तो ऐसी अवस्था में बचे रहिए। गुदब्रंश रेक्टल प्रोलैप्स इज नॉट ए big disease, but it creates a discomfort to the patient. So you have to take proper management and proper exercise and proper regular diet to avoid hike of apan vayu, so that you may be healthy in your life. This is my motive only. तो जुड़े रहिए वैद्य साकेत कुमार से। आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।